प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी को कल 16 फरवरी 2023 को पेपर होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कैसे लिखें निबंध, ताकि आप भी 9 में 9 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा कि निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, और कौन सी हेडिंग कब लिखना है, कब डालना है, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। और निबंध लिखते समय आप सभी को बोर्ड के पेपर में वो कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ कि स्वदेश प्रेम पे कैसे निबंध लिखेंगे कि आप भी 9 में 9 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को कल के दिनांक में पर्यावरण प्रदूषण, साथ में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, और अंत में आप सभी को वन महोत्सव, इन सभी टॉपिक पे निबंध तैयार करके जरूर से जरूर जाना है। तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे सीखेंगे कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस टॉपिक पे निबंध कैसे लिखेंगे, ताकि हम भी एक नंबर यानी कि हमारा ना कटे और 9 में 9 नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। अगर आप सभी को बोर्ड के पेपर में स्वदेश प्रेम पे आ रहा है या देश प्रेम पे, दोनों में से कोई एक टॉपिक अगर आ रहा है तो दोनों में से किसी मतलब सेम टू सेम यही निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय आप सभी को यहाँ पे प्रस्तावना वाली हेडिंग को सबसे पहले रखना है और उपसंहार वाली टॉपिक को आप सभी को अंत में रखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, इतना बात आप सभी को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले प्रस्तावना में वही बात लिखी जाती है, बस खाली निबंध के बारे में ओवरव्यू लिखना है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है। ठीक है, जननी कौन सी है? जननी, यानी कि माता के बारे में बताया जा रहा है कि माता को कौन बनाया है? ईश्वर नहीं बनाया है, और एक अद्भुत रचना है। ठीक है, जो निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक है, चिन्ह है, प्रेम का ही पर्याय है, स्नेह की मधुर बयार है, सुरक्षा का अटूट वचन है। ठीक है, संस्कारों के पौधों को ममता के जाल से सींचने वाली चतुर उद्यान रक्षिका है। और इन सभी सारी चीज़ों का डिटेल्स कहाँ बताया जा रहा है? एक जननी के ऊपर में, यानी कि एक माता को प्रतीक दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम प्रत्येक शिष्य को नमन के लिए झुक जाने को प्रेरित कर देता है। ठीक है, यही बात जन्मभूमि के विशेष के या विषय में, ठीक है, भी सत्य है। जन्मभूमि मतलब जो भी हमारी ये धरती है, ठीक है, अपना देश है, अपना ये धरती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। इन दोनों का दुलार जिसने पा लिया, उसे स्वर्ग का पूरा पूरा अनुभव धरा पर ही हो गया। धरा का मतलब होता है जमीन, धरती या भू। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है, यानी कि जो भी हमारी जन्मभूमि है या जो भी हमारी कर्म भूमि है, ठीक है, इसी के बारे में क्या बताया गया है कि बड़े दुनिया से सबसे बड़ा यहीं पे चीज़ बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगली हम ये हेडिंग ये लगाएंगे कि देश प्रेम की स्वाभाविकता। अब इसमें हमें क्या लिखना है? इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है, माना अपार प्रेम होता है। ठीक है, आगे हम इसमें ये लिखेंगे कि अपना देश चाहे बर्फ से ढका हो, चाहे रेत से, ठीक है, ढका हो या भरा हो, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, वह सबके लिए माना कि क्या होता है? प्रिय होता है। ठीक है, माना कोई कैसा भी देश हो, ठीक है, वो पहाड़ियों से ढका हुआ हो, बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे रेत से ढका हुआ हो, सबके लिए प्रिय है। और इसी के संबंध में राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने यहाँ पे एक पंक्ति दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही फेमस पंक्ति है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मत तब में, ठीक है, जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, इतना बात यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे हम ये हेडिंग लगाएंगे कि देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझो कि देखो, देश प्रेम पे हम निबंध लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो। अब इसका अर्थ ये होता है कि देश प्रेम का मतलब ये होता है कि देश में रहने वाले जड़ चेतना सभी सभी से प्रेम होना चाहिए। अगर आप किसी भी देश में रह रहे हो तो उस देश के जितने जो भी मतलब कि अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं, सबसे आपका क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। देश की सभी झोपड़ियों, महलों तथा संस्थाओं से प्रेम,
देश के जो भी रहन सहन है, रीति रिवाज है, वेशभूषा है, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि सब कुछ से प्रेम आपको होना चाहिए, तभी आप देश प्रेम का अर्थ समझ पाएंगे। समझ में आ गया? इतना बात आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे देखो आगे हम एडिंग बना के लिखेंगे देश प्रेम का क्षेत्र, यानी कि देखो देश प्रेम के क्षेत्र में कौन कौन सी बात लिखेंगे। देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब बहुत इसका डिटेल में बताना आप सभी को यहाँ पे भी कि कम टाइम पड़ जाएगा। ठीक है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देश प्रेम की भावना प्रदर्शित कर सकता है। सैनिक युद्ध भूमि पे कर सकता है, प्राण को न्यौछावर करके। राजा नेता राष्ट्र के उत्थान के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे काम यहाँ पे देश प्रेम में किए जा सकते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे है कि देश प्रेम के बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आप लिखोगे। ठीक है, आप अपने से हिसाब से बना करके भी लिख सकते हो। और अंत में हम ये लिखेंगे कि देश प्रेम के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि जिस देश में रहने, ठीक है, हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खा करके और अमृत के समान जल पी करके, सुखद वायु का सेवन करके हम बलवान हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल कूद करके हमने पुष्ट शरीर प्राप्त किया है, उस देश के प्रति हमारा अनंत कर्तव्य है। हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, जैसे कि हम अपने देश के माँ बहनों, बेटी बहनों सबके यहाँ पे रक्षा कर सकते हैं, सबका सम्मान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा देश का क्या होता है, कर्तव्य होता है। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब आगे हम इसमें लिखेंगे अगला, जो कि है अगला हेडिंग लगाएंगे, इसमें ये लिखेंगे कि भारतीयों का देश प्रेम, जो भी हमारे इंडियंस हैं ये कैसे अपना देश प्रेम के प्रति कर्तव्य निभाते हैं, इसके बारे में ये लिखेंगे। समझिए कि भारत माता ने ऐसे असंख्य नर रत्नों को जन्म दिया है, जिन्होंने असीम त्याग से प्रेरित होकर के हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। ठीक है, कितने ही ऋषि मुनियों ने अपने तप और त्याग से देश की महिमा को मंडित कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, भारतीयों का देश प्रेम हो गया। ठीक है, अब अंत में आप सभी को ये टॉपिक जरूर लिखना है, उपसंहार वाले टॉपिक को। ठीक है, क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे कि खेद का विषय है कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्लभ होती जा रही है। नई पीढ़ी का विदेशों से आयातित वस्तुओं और संस्कृतियों के प्रति अंधाधुंध मोह माया देश के बजाय विदेश में जाकर के सेवाएं अर्पित करने के लिए सजीले अपने वास्तव में चिंतनजनक है। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो भी यहाँ के इंडियन, जो भी यहाँ पे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जो भी लोग हैं यहाँ से भाग रहे हैं। ठीक है, अपने इंडिया को छोड़ करके आउट ऑफ इंडिया में जाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस यहाँ पे देश हमारा पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे बना करके उपसंहार वाले टॉपिक में इंक्लूड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा और आप भी 9 में 9 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का कल यानी कि 16 फरवरी को पेपर है, आराम से पेपर दीजिएगा और इतने सारे टॉपिक को इंक्लूड करिएगा। कब, जब आप निबंध लिखेंगे तब। समझ में आ गया? सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी में अभी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होने वाले हैं, उन सभी गद्यांशों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और आप सभी लोग इतने गद्यांश को कवर कर लोगे, समझ लोगे, अंत तक देख लोगे, तो बोर्ड के पेपर में यही सब गद्यांश पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी गद्यांश नहीं आएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कल का जो पेपर होने वाला है हिंदी का 16 फरवरी को, उसमें गद्यांश कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, आइए सबसे जो पहला हमारा गद्यांश दिया गया है वो ये बोल रहा है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना माने विरोध के मान ही लेते हैं। ठीक है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे कोई सहारा बनता है। ठीक है, तो
प्यारे बच्चों इस तरीके का आप सभी को बोर्ड के पेपर में गद्यांश दिए जाएंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे देखो इन बातों के आंसर जवाब देना है। क्या क्या करोगे? सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश लिखने का दो तरीका होता है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा हूँ, बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए और सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो कैसे करोगे सब कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप समझो कि सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखने का मन नहीं है तो बस खाली आप ये लिख दो पाठ का नाम। क्या लिखो? पाठ का नाम लिख दोगे और यहाँ पे लेखक का नाम लिख दोगे। तो पाठ का नाम मैंने बता दिया मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दो बात यहाँ पे लिख दोगे, आपके यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। निबंध वाला जो टॉपिक आता है बोर्ड में 6 नंबर का आता है, तो आप सभी का यहाँ से क्लियर हो जाएगा और यही निबंध फंसेंगे बोर्ड में, इससे बाहर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक का कथन है या लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। अपरिपक्व का मतलब ये होता है कि हम माने बिना पके हुए होते हैं, कोई भी बात हम जानते नहीं है, ठीक है। तब हम उस समय हमारा जो मन होता है कोमल होता है, हम जिस प्रकार से या जिस प्रकार के किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा जो मन है होता है, हमारा मन भी उनके जैसा सोचने लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है। विवेक मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। अब इसको कैसे करोगे? तो करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे लिखोगे कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी जो प्रवृत्ति होती है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है, यानी कि अपरिपक्व होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को गद्यांश हल करना है। अब आइए हम हल करेंगे नेक्स्ट गद्यांश के बारे में, ठीक है, समझेंगे। ये भी गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से जरूर देख लो और ये बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उनसे या उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, ठीक है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। ये एक पद्यांश हो गया। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहो, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे, 2 तरीका होता है, एक तो पाठ का नाम लिख दोगे और दूसरा का यहाँ पे आप लेखक का नाम लिख दोगे, ठीक है। करने का 2 तरीका होता है। कैसे करोगे यहाँ पे देखो, लिखने का तरीका यहाँ पे समझो। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ से यह निबंध से लिया गया है, ठीक है। अजंता, यह अजंता की कहानी है, उसी से लिया गया है, उसी से उठाया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? संदर्भ हमारा हो गया। अब यहाँ पे रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, पूरा का व्याख्या नहीं करना है। आओ लिखते हैं, ठीक है। एक और भी तरीका होता है, ये पाठ का नाम अजंता लिख दोगे, लेखक का नाम भगवती शरण उपाध्याय लिख दोगे। समझ में आ गया? अब कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या समझो कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु सबको निकल जाती है, मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है कृति यानी कि रचना, ठीक है, यानी कि रचना है, ठीक है। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक अस्थायी रहे,
जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा, लोग उसे उसे भी याद करेंगे। ठीक है, देखो मान लो आप भी हो, आप भी कोई अगर ठीक है कोई नई चीज़ बना करके चले जाओगे, जब तक वो नई चीज़ रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियों तक भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित ही हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप पर परिणत भी किया। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लोग को क्या करना है, रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो अगला हमारे क्वेश्चन दिया है कि आगामी पीढ़ी तक पहुंचाई गई बातें आज हमारे लिए क्या स्थान रखती है। तो हमारे लिए ये आसान रखती है कि भाई देखो, जब भी हमारी कोई वस्तु रहेगी, ठीक है, जो हम अच्छे काम किए रहेंगे या बुरे काम किए रहेंगे, तो जब तक वो इंसान को दिखाई देगा तब तक आपका नाम और काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी क्या करना है, बोर्ड में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।